नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी हिंदी पेडागोजी सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 6वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समर्थन से जुड़ी परिकल्पना के संबंध में सत्य है। समर्थन यानी कि किसी का सपोर्ट करना, किसी का हेल्प करना, ठीक है। यानी जिस भी विकल्प में हेल्प दिखेगा वही विकल्प हमारा सही होगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षार्थी पाठ्य वस्तु में के निवेश अपने पूर्व ज्ञान, अपनी दक्षता और लेखन के साथ व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। व्यक्तिगत रूप से यानी बच्चा किसी की हेल्प नहीं ले रहा है, यानी सपोर्ट भी नहीं हो रहा है इसमें, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, विषय प्रकरण तथा अंतः क्रियाओं का आपस में मिला देना, तो ये भी किसी के हेल्प की बात नहीं कर रहा, विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वतंत्र है और व्यक्तिगत रूप से सीखने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी हेल्प की बात नहीं हो रही है, बच्चा खुद से स्वतः ही सीख रहा है, स्वतंत्र रूप से सीख रहा है, तो ये भी हेल्प की बात नहीं कर रहा है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, शिक्षार्थी उपलब्धि के उस स्तर पर पहुंच सकते हैं दूसरों की सहायता से जहां के व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच सकते। यहां पर देखिए दूसरों की सहायता की बात की गई है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में उन्होंने एक जेडपीडी टर्म यूज किया था। ऑप्शन नंबर 3 जेडपीडी का ही जिक्र करता है। जेडपीडी क्या था? बच्चा अपने प्रयास के माध्यम से मान लीजिए यहां तक पहुंच पा रहा है और बाहर से कोई सपोर्ट उसको मिला और उसका लक्ष्य यहां है और अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, तो जहां तक अपने प्रयास से पहुंच पा रहा था और जहां हेल्प मिलने के बाद पहुंच गया, इसके बीच के क्षेत्र को ही जेडपीडी बोलते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यही बोला गया है कि देखिए शिक्षार्थी उपलब्धि के उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां वे व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच सकते। कैसे? दूसरों की सहायता से। यही होता है जेडपीडी। ऑप्शन नंबर 3 में सहायता की बात की गई है, यानी कि समर्थन की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी स्तर में क्या शामिल है। देखिए अभी तक हमारे देश में शिक्षा प्रणाली जो लागू थी वो 10+2 लागू थी, यानी कि कक्षा 1 से 10वीं तक और +2 को इंटरमीडिएट कहा जाता था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली लागू है वो है 5+3+3+4, जहां पर पहला 5 जो है उसी को हम लोग फंडामेंटल स्टेज कहते हैं और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है बुनियादी स्तर, इसी को फंडामेंटल को ही बुनियादी स्तर बोला जाता है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बुनियादी स्तर में क्या क्या शामिल है, यानी 5 में क्या क्या शामिल है। ध्यान से समझिएगा, जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 वर्ष होगी, जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 वर्ष होगी तब वो प्री प्राइमरी में जा रहा होगा। प्री प्राइमरी यानी कि जिसे आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो प्लेवे के नाम से जानते हैं। प्लेवे, फिर उसके बाद से नर्सरी, फिर उसके बाद से लोअर एलकेजी, फिर अपर एलकेजी, ठीक है। तो ये हो गया प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट, यानी बच्चा जब 3 से लेकर के 6 साल के बीच में होगा, यानी 3 साल, टोटल 3 साल का, 3 साल तक वो प्री प्राइमरी में रहेगा। उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 जो कि प्राइमरी में होता था, अब इसको फाउंडेशनल स्टेज में डाल दिया गया है। फाउंडेशनल स्टेज में डालने की वजह से जो प्राइमरी का कक्षा 1 और 2 था वो अब 3 साल ये और 1 और 2 का 2 साल ये दोनों मिलाकर के पहला 5 यहाँ पर हो जाता है, यानी 5+3+3+4 में पहला जो 5 है वो इसमें से 3 साल प्री प्राइमरी के और 2 साल प्राइमरी के होते हैं, ठीक है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया है पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष, तो केवल ये पूर्व विद्यालय यानी प्री प्राइमरी की बात कर रहा है, विकल्प गलत हो गया। प्राथमिक विद्यालय के 5 वर्ष, ये भी गलत हो गया। पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष तथा कक्षाएं 1 2 3 4 5, ये भी गलत हो गया। तब तो ये 8 साल हो गया ना, 5 साल ये देखिए और 3 साल ये देखिए, 8 साल हो गया, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। एक ही विकल्प बचा, पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष और कक्षा 1 और 2। पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष यानी 3 और कक्षा 1 और 2 को मिलाकर के 2 साल, ये 5 5+3+3+4 में से पहला जो 5 है वो इन्हीं 2 को मिलाकर के होता है, यानी प्री प्राइमरी का 3 वर्ष और कक्षा 1 और 2 का 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पठन में वर्ण संकेत वे संकेत हैं। पठन का मतलब क्या होता है? पठन का मतलब क्या होता है? पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि पठन में वर्ण संकेत कैसे संकेत हैं। तो इसका मतलब होता है कि उस संकेतों को, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर नीरज लिख रहा हूँ तो ये इसका वर्ण हो गया। जैसे वर्ण क्या क्या मिलकर बना है? न पर बड़ी ई की मात्रा, र और ज, ये सभी अलग अलग वर्ण हो गए। अब इन सभी वर्णों को मिलाकर के मैं इस नीरज का अर्थ ग्रहण कर रहा था, यानी कहीं ना कहीं जो विकल्प अर्थ ग्रहण करने की बात करेगा वही वाला विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, जो शब्दों के अर्थ ढूंढने में सहायता करता है। केवल शब्दों के अर्थ तक सीमित नहीं रहना है, वर्णों को मिलाकर के शब्द बनते हैं, शब्दों को मिलाकर के
वाक्य बनते हैं, वाक्यों को मिलाकर के पैराग्राफ बनते हैं और पैराग्राफ को मिलाकर के पूरा लेख बनता है। तो हमें पूरा लेख को समझना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन वर्ण कहीं ना कहीं सब मिल करके पूरे लेख को डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी जो अर्थ समझने की बात होगी वो ब्रॉड सेंस में होगी, पूरे लेख का अर्थ समझने की बात होगी। पहला विकल्प केवल शब्दों तक सीमित था, उत्तर निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शब्दों के सही उच्चारण के लिए सहायता करते हैं, केवल उच्चारण की बात की जा रही है, विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, व्याकरणिक कोटि को पहचानने के लिए है, तो व्याकरणिक कोटि भी कहीं ना कहीं संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प में अर्थ की बात की गई है। देखिए, जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रवीश समाचार पत्र में एक रोचक लेख पढ़ रहा है। वह लेखक के बारे में समस्त विचारों को जानना चाहता है, वह अपने पठन में क्या करता है? ध्यान से समझिएगा, क्या बोला जा रहा है कि वह समस्त विचारों को जानना चाहता है, यानी कि जो आर्टिकल वो पेपर में पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में जो एडिटर है जिसने इस आर्टिकल को लिखा है, उसका क्या विचार था, उसका क्या थीम है, उस लेख का पूरा विचार क्या है, थीम क्या है, समरी क्या है, ये जानना कहीं ना कहीं रवीश चाहते हैं। तो यहां पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस प्रकार का पठन जिसमें संपूर्ण थीम की बात की जाए उसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग सरसरी दृष्टि से देखना कहते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर मान लीजिए ऐसे होता है, तो न्यूज़पेपर में ये मान लीजिए पूरा आर्टिकल इस तरीके से लिखा हुआ है और राइट टॉप कॉर्नर पर यहाँ पर इसका मेन मोटे में हेडिंग लिखा रहता है। अब इस मोटे हेडिंग को पहले ही हमारी नज़र जाती है कि मेन घटनाएं इसी बॉक्स में मेंशन की गई रहती हैं, तो हम पहले इसको देखते हैं। अगर उसके बाद भी हमें पूरा थीम समझ में नहीं आया, तब जल्दी जल्दी से हम लोग इसको पढ़ रहे होते हैं, इसका समस्त विचार जानने के लिए, यानी इसका थीम जानने के लिए, इसकी समरी जानने के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं हम सरसरी दृष्टि से देख रहे हैं, ऊपर ऊपर देख रहे हैं, जल्दी से देख करके निकलना चाहते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसके पूरे विचारों को जानना चाहते हैं। अगर वहां पर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कभी डीपली पूरा एक एक शब्द बाय शब्द थोड़ी पढ़ते हैं, क्योंकि मेन विचार क्या है, किस बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है, उसको देखना हमारा उद्देश्य होता है। यानी समस्त विचार को, उसकी समरी क्या है, उसको जानना हमारा उद्देश्य होता है। और न्यूज़पेपर को हम लोग सरसरी दृष्टि से देखते हैं, यानी कि मोटा मोटी थीम जानना, उसका क्या, किस बारे में लिखा गया, ये जानना हमारा उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रहणशील शब्दावली क्या है? ग्रहणशील का मतलब क्या होता है? रिसेप्टिव होता है, और शब्दावली का मतलब वोकैबुलरी, यानी कि रिसेप्टिव वोकैबुलरी हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से 2 स्किल जो होते हैं वो प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत आते हैं और 2 स्किल जो होते हैं वो रिसेप्टिव स्किल के अंतर्गत आते हैं। तो जो रिसेप्टिव स्किल के अंतर्गत शब्दावली आएगी उसे रिसेप्टिव वोकैबुलरी कहेंगे, और जो प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत शब्दावली आएगी उसे प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहेंगे। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, मैं बोल रहा हूं तो बोल करके शब्दों को प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं तो लिख करके इस शब्द को प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो बोलने से और लिखने से शब्द प्रोड्यूस होते हैं, तो बोलना और लिखना जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव स्किल है, और प्रोडक्टिव स्किल से जुड़े हुए शब्दावली जो होते हैं उसे प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ आप अपने मोबाइल में मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो मेरे आवाज को आप रिसीव कर रहे हैं, तो सुनना क्या होता है? वो रिसेप्टिव स्किल होता है। और इसी प्रकार से मैंने यहां पर एक शब्द लिखा नीरज, तो आप अपने स्क्रीन पर इस समय नीरज को पढ़ करके इसका अर्थ रिसीव कर रहे हैं, यानी कि पढ़ना और सुनना ये रिसेप्टिव स्किल के अंतर्गत आता है। और इस स्किल के अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे या फिर जो भी शब्दावली आएगी उसे हम लोग रिसेप्टिव वोकैबुलरी कहते हैं, या फिर इसी को हिंदी में ग्रहणशील शब्दावली कहते हैं। ठीक है, चलिए विकल्पों में चलते हैं, यानी कि वो विकल्प हमारा सही होगा जिसमें पढ़ने की और सुनने की बात की जाएगी। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है अधिकतर शब्दों के सही हिज्जे होते हैं, तो यह विकल्प हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद से दूसरा देखिए, पंक्तियों के बीच पढ़े जाने वाले शब्द, पढ़े जाने यानी पढ़ने की बात की जा रही है। पढ़ना आपका क्या होता है? ये रिसेप्टिव स्किल होता है, लेकिन यहां पर सुनने की बात नहीं की गई, केवल पढ़ने की बात की गई, विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, शब्द जिन्हें हम लिखने और पढ़ने में प्रयोग करते हैं, लिखना क्या होता है? ये प्रोडक्टिव स्किल है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि प्रश्न हमसे रिसेप्टिव के बारे में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, सुनना और देखने पर जिन शब्दों को हम पहचान लेते हैं। देखने पर, देखने का मतलब कि शब्द देख करके, पढ़ करके उसको पहचानने की बात की जा रही है, तो ये सुनना और पढ़ना कहाँ किससे रिलेटेड है? ये रिसेप्टिव स्किल से रिलेटेड है, और इससे जुड़े शब्दावली जो होंगे वो रिसेप्टिव वोकैबुलरी कहे जाएंगे, यानी ग्रहणशील शब्दावली कहे जाएंगे। विकल्प नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बोलने के संबंध में सही नहीं है? बोलना मतलब क्या होता है कि जब हम अपने मौलिक विचारों को बोल करके अभिव्यक्त करते हैं तो इसे बोलना कहते हैं, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति समझ लीजिए कि अपने मौलिक विचारों को बोल करके अभिव्यक्त करना। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे।
चौथा दिया गया, यह धारा प्रवाह और सुसंगत बोलने की योग्यता है। ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। ठीक है, तीसरा देखिए, यह बोलने का अर्थ है कि बातचीत तथा चर्चा में शामिल करना। बिल्कुल सही बात है, बातचीत यानी कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं और चर्चा यानी कि इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। पहला देखिए, बोलने का अर्थ है शब्दों का सही उच्चारण करना, यह भी बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें प्रश्नों का जवाब देना तथा पूछताछ करना शामिल है। ये बोलने के संदर्भ में एप्रोप्रिएट नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रश्नों का जवाब देने के क्रम में मान लीजिए किसी प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं, तो हो सकता है कि पाठ पर आधारित आप प्रश्नों को जवाब दे रहे होंगे, तो पाठ पर आधारित प्रश्नों के जवाब में आपके मौलिक विचार की बात ही नहीं आएगी। जो कहानी में आपने पढ़ा है उसी कहानी के आधार पर आप प्रश्नों का जवाब दे रहे होते हैं, तो आप अपने मौलिक विचारों का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि पाठ में जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप उसका जवाब दे रहे हैं। इसलिए यहां पर मौलिकता नहीं है और इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति के तौर पर इसे बोलना नहीं कह सकते। विकल्प नंबर 2 यहां पर निगेटिव है और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीमित अभ्यास के रूप में विधान वर्णन करना तथा प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को क्या कहते हैं। सीमित मात्रा में सीमित अभ्यास कराया जा रहा है। ठीक है, तो वर्णन करना यानी कि हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे कि कोई टॉपिक बच्चे को पढ़ाया जाए, जैसे हायर क्लासेस में क्या होता है, टीचर आते हैं कक्षा में, टॉपिक डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद से उस पर लेक्चर देकर के चले जाते हैं, यानी कि वो केवल वर्णन कर रहे हैं, वहां पर बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं। साथ ही साथ उसका प्रयोग करना जो है वो वहां पर एक आध उसका एग्जाम्पल करके बच्चों को दिखा दिया जाता है और बच्चों को बोला जाता है आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, यानी बहुत सीमित मात्रा में, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। ये क्या होता है, ये डिक्लेरेटिव ज्ञान होता है, यानी कि सूचना को एक तरीके से केवल डिक्लेयर करने की बात आती है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक समाचार पत्र लेख जिसमें कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा ना होने को मुद्दा बनाया गया है, यह लेखन किस रूप में जाना जाता है। देखिए, समाचार पत्र में लेखन के बारे में पूछा गया है। एक जर्नलिज्म में एक टर्म यूज किया जाता है, आकर्षक लेखन। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी टॉपिक पर इंटरेस्टिंग वे में तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर जब कोई लेख लिखा जाता है तो उसे हम लोग आकर्षक लेखन कहते हैं। ये जर्नलिज्म में पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि समाचार पत्र लेखन में के संदर्भ में हमसे पूछा गया था, यानी सीधे तौर पर जर्नलिज्म से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। और किसी भी मुद्दे को, जैसे मुद्दा यहाँ पर क्या बनाया गया था कि 8वीं तक परीक्षा हो ही नहीं, तो इसको मुद्दे को फैक्ट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर रोचक तरीके से प्रस्तुत करने को ही आकर्षक लेखन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा में साहित्यिक उद्धरण के अध्ययन के बारे में सत्य नहीं है। फिर से हमसे निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है, यानी कि एक तरीके से साहित्य के बारे में, लिटरेचर के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, साहित्य में आपके कविता भी आएंगे, तो कविता के माध्यम से हम बच्चे को व्याकरण नहीं पढ़ा सकते। व्याकरण पढ़ाने के लिए बच्चे को संदर्भ में पढ़ाना होगा, जो भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, या फिर कहानी के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, लेकिन कविता के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि कविता में व्याकरण का उतना ध्यान नहीं दिया जाता। व्याकरण का ध्यान इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वहां पर आपको लय तुकबंद बनाना होता है, जैसे कि एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो यहां पर लास्ट में तुकबंदी लाने के लिए शब्दों का चयन किया जाता है। यहां पर व्याकरणिक तौर पर आप उसको सही नहीं ठहरा सकते, वहां पर सही तुकबंदी बने, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कविता में। और ये बच्चों के आनंद के लिए किया जाता है, ताकि बच्चे पढ़ करके इसका आनंद लेते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। हमसे बोला गया था साहित्यिक उदाहरण यानी कविता को ध्यान में रखते हुए हमें यह ढूंढना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी निगेटिव है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि साहित्यिक उदाहरण सराहना और आनंद के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे कविता को पढ़ करके आनंद ले रहे होते हैं, ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, भाषा सीखने के लिए साहित्यिक उदाहरण सांस्कृतिक निवेश है। सांस्कृतिक का मतलब कि जिस प्रकार से हमारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि प्रत्येक राज्य में कोई ना कोई एक सांस्कृतिक डांस होता है, कोई ना कोई एक सांस्कृतिक भाषा होती है, वेशभूषा होती है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो वो सांस्कृतिक वेशभूषा या फिर भाषा, उसको अपनी संस्कृति के बारे में जानने के लिए निवेश मिलता है। तो ये भी बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, साहित्यिक उद्धरण आलोचनात्मक चिंतन और विमर्श को
विकसित करते हैं, यानी कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए, क्रिटिकली सोचने के लिए और बात विमर्श करने के लिए विकसित करते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव था। एक ही विकल्प बचा, साहित्यिक उद्धरणों का प्रयोग व्याकरण के लिए होना चाहिए, ये विकल्प निगेटिव है। मैंने आपको बताया कि कविता के माध्यम से बच्चे को व्याकरण नहीं पढ़ाया जा सकता, ये निगेटिव हो गया, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षार्थी वर्णों को पहचानने तथा शब्दों के अर्थ लिखने में परेशानी महसूस करता है, यह कमी क्या कहलाएगी? ध्यान से समझिएगा। पढ़ने में अक्षमता को हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं और लिखने की अक्षमता को हम लोग डिस्ग्राफिया बोलते हैं। प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्णों को पहचानने में दिक्कत हो रही है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी, तो यहाँ पर बच्चा इस वर्ण को नहीं पहचान पा रहा है, इस अल्फाबेट को नहीं पहचान पा रहा है, या फिर मान लीजिए बी और डी में बच्चा अंतर नहीं कर पा रहा है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें जो मेन कैरेक्टर था बच्चे का, वो इसी बीमारी से जूझ रहा था, डिसलेक्सिया से जूझ रहा था। वो पढ़ने में उसको अक्षमता थी, इसमें अंतर वो नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर वर्णों को पहचाना यानी पढ़ने में अक्षमता, और साथ ही साथ आपको आगे दिख रहा होगा तथा शब्दों के अर्थ लिखने में परेशानी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पर पढ़ना और लिखना दोनों दिया गया है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों में आपको पढ़ने के लिए बोलूं, और अगर आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं यानी आप डिसलेक्सिया से जूझ रहे हैं, लेकिन जब मैं आपसे बोलूंगा कि बी और डी लिखिए तो भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यानी कि बच्चा इसको पहचान ही नहीं पा रहा है तो लिखने में भी दिक्कत करेगा। यानी पहले पहचानने की बात आई थी, पहले पढ़ने की बात आई थी। तो प्रश्न में सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि पढ़ने से जुड़ी हुई अक्षमता की बात की जा रही है, यानी कि डिसलेक्सिया की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया गया रहता, वर्णों को पहचानने की बात नहीं की जाती, केवल लिखने में परेशानी की बात की जाती, तब हमारा डिस्ग्राफिया उत्तर होता, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन पहले वर्णों को पहचानने में ही दिक्कत हो रहा है, जाहिर सी बात है जब वर्ण नहीं पहचान पा रहा है तो लिखने में भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए इससे पठन अक्षमता बोलेंगे, और इसलिए डिसलेक्सिया ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।